नमस्कार दोस्तों, मैं रामेश सुतार अपने YouTube चैनल पर आपका स्वागत करती हूँ। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको कोशिका के बारे में बताया। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी से छोटी इकाई होती है कोशिका। लेकिन अब जब एक या एक से अधिक कोशिकाएं मिलती है तो उनको मिलने से क्या बनते हैं? एक या एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बनते हैं उत्तक। और हम आपको इस अध्याय में उत्तक के बारे में बताएंगे। एक कोशिका का समूह जो उद्भव व कार्य की दृष्टि से समान होता है उसे उत्तक कहते हैं। कोशिकाओं का समूह जिसका उद्भव भी एक साथ हो और काम भी एक जैसे हो वह उत्तक कहलाता है। एक कोशिकीय जीवों में सामान्यतः एक ही कोशिका के अंदर सभी महत्वपूर्ण क्रियाएं जैसे पाचन, श्वसन व उत्सर्जन क्रियाएं होती है। बहुकोशिकीय जीवों में सभी महत्वपूर्ण कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा की जाती है। कोशिकाओं का विशेष समूह जो संरचनात्मक, कार्यात्मक व उत्पत्ति में समान होता है उत्तक कहलाते हैं। समझ में आया आपको? देखिए, सरल भाषा में हम ये भी कह सकते हैं कि एक या एक से अधिक कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, जिसके काम भी समान होते हैं, जिसकी उद्भव उत्पत्ति भी समान रूप से पाई जाती है, वही उत्तक होता है। अब उत्तक पादपों में और जीवों में अलग अलग पाए जाते हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे पादप कोशिका में कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें समान या असमान कोशिकाएं उत्पत्ति, कार्य, संरचना में समान होती है, पादप उत्तक कहलाती है। कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें समान अथवा असमान कोशिकाएं उत्पत्ति, कार्य, संरचना में समान होती है, ऐसे पादप उत्तक कहलाते हैं। देखिए, पादप उत्तकों का चित्र यहाँ पे दिया गया है। प्लांट टिश्यू सिस्टम, एक पौधे के अंदर उत्तक कैसे बनते हैं और यह उत्तकों का चित्र दिया गया है। यह एक उत्तक का चित्र है जिसमें जाइलम, फ्लोएम, कॉर्टेक्स वगैरह पाए जाते हैं। ये एक पादप के माध्यम से आप देख सकते हैं। देखिए, आप इसको वापस रीड कर सकते हैं। हम इसको आपको थोड़ी देर बताएंगे। देख लिया आपने? समझ में आया आपको? चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप उत्तक के प्रकार। पादप उत्तक दो प्रकार के होते हैं, विभुज्योतक और स्थायी उत्तक। विभुज उत्तक उत्तक वृद्धि करते हुए भागों में पाए जाते हैं। इसमें तने व जड़ों के शीर्ष और कैम्बियम। देखिए, जो उत्तक वृद्धि करते हुए भाग में यानी जहाँ से जिस भी पादप की वृद्धि होती है वहां पे पाए जाते हैं। वृद्धि कहाँ से होती है पादपों में? एक तो जड़ों से होती है और एक ऊपर के तने से होती है। ये देखिए, आपको बताया गया एक पादप, ये पादप का शीर्ष है, यानी कोई भी पौधा है सब उसका ऊपरी हिस्सा होता है, उसे शीर्ष स्तर विभुज्योतक पाया जाता है और अंतर्विष्ट विभुज्योतक बीच में पाया जाता है और नीचे की तरफ या खड़ी नलिकाओं के रूप में पार्श्व विभुज्योतक बताया गया है। विभुज्योतक के प्रकार देखिए, स्थिति के आधार पर विभुज्योतक तीन प्रकार के होते हैं। शीर्ष स्तर विभुज्योतक, एपिकल मेट्रिसम। शीर्ष स्तर विभेद तने व जड़ के शीर्ष स्तर पर स्थित होता है और पादपों की लंबाई में वृद्धि करता है। पार्श्वीय विभुज्योतक। पार्श्वीय विभुज्योतक या कैम्बियम तने व जड़ की परिधि में स्थित होता है तथा उसकी मोटाई में वृद्धि करता है। अंतर्विष्ट विभुज्योतक क्या काम करता है? अंतर्विष्ट विभुज्योतक पत्तियों के आधार पर टहनियों के पर्व के दोनों ओर स्थित होते हैं। यह इन भागों की वृद्धि करता है। देखिए, शीर्ष स्तर क्या करेगा? जड़ व तने के शीर्ष पर स्थित होता है ना, और इनकी लंबाई में काम, पादपों की लंबाई को बढ़ाने में काम करता है। पार्श्व क्या काम करता है? जड़े व तन की परिधि में स्थित होता है। मोटाई, जो मोटाई बढ़ती है ना पौधे की, वो पार्श्वीय विभुज्योतक के कारण होता है। और अंतर्विष्ट के कारण क्या होता है? टहनियों का जो आकार होता है उसकी वृद्धि अंतर्विष्ट विभुज्योतक के कारण होती है। विभुज्योतक की विशेषताएं देखिए, सेल्यूलोज की बनी कोशिका भित्ति, कोशिकाओं के बीच में समान स्थान अनुपस्थित, सटकर जुड़ी कोशिकाएं गोल, अंडाकार या आयताकार कोशिका द्रव्य संघन, गाढ़ा, काफी मात्रा में नाभिक, एक या बड़ा संचित भोजन अनुपस्थित, ये सब इसमें पाया जाता है। विभुज्योतक के कार्य देखे, लगातार विभाजित होकर नई कोशिकाएं पैदा करना,
विभाजित का काम होता है लगातार विभाजित होकर नई कोशिका पैदा करना और पादपों की लंबाई और चौड़ाई में वृद्धि करना। विभेदीकरण एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार प्राप्त करती है, उसे विभेदीकरण कहते हैं। एक सरल कोशिका एक विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी रूप और आकार प्रदान करती है, जिसे विभेदीकरण कहते हैं। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यू, ये उन विभाजित ऊतक से उत्पन्न होते हैं जो कि लगातार विभाजित होकर विभाजन की क्षमता खो देते हैं। इनका आकार, आकृति व मोटाई निश्चित होती है। ये जीवित या मृत दोनों हो सकते हैं। स्थायी ऊतक की कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में रिक्तिकाएं पाई जाती है, ये ध्यान रखना आप। स्थायी ऊतक के प्रकार है, आकृति व संरचना के आधार पर स्थायी ऊतक दो प्रकार के होते हैं, सरल स्थायी ऊतक और दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। पहला है सरल स्थायी ऊतक, जो हम आपको बताएंगे। यह केवल एक ही प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है। ये दो प्रकार का होता है, एक तो संरक्षी ऊतक और दूसरा सहायक ऊतक। संरक्षी ऊतक होता है, संरक्षी ऊतक का मुख्य कार्य सुरक्षा प्रदान करना होता है। एपिडर्मिस, एपिडर्मिस पौधे का एक बहुत ही क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंट भाग होता है। पौधे के सभी भाग जैसे पत्तियां, फूल, जड़ व पत्ते की सबसे बाहरी परत कहलाती है एपिडर्मिस। यह क्यूटिकल से बनी होती है। क्यूटिन एक मोम जैसा जल प्रतिरोधक पदार्थ होता है। जब देखिए पौधे के ऊपर पानी डालते हैं तो पौधा भीगता नहीं है, गीला, वो पत्तियां वगैरह गीली नहीं होती है। यह एपिडर्मिस के कारण ही होता है। ये मोम जैसा पदार्थ होता है जो कि एपिडर्मिस कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। अधिकतर पौधों में एपिडर्मिस के साथ साथ पत्तियों पर सूक्ष्म छिद्र रंध्र स्टोमेना भी पाए जाते हैं। स्टोमेना में दो गार्ड कोशिकाएं होती है। एपिडर्मिस का काम क्या करता है? पौधे को सुरक्षा प्रदान करना। एपिडर्मिस की क्यूटिकल वाष्पोत्सर्जन को रोकती है, जिससे पौधा झुलसने से बच जाता है। अब देखिए एपिडर्मिस के कारण न तो पौधा गलता है, न ही पौधा अत्यधिक सूर्य के प्रकाश से जलता है। स्टोमेना द्वारा गैसों के आदान प्रदान में सहायता व वाष्पोत्सर्जन में सहायक प्रदान करता है। कॉर्क, पौधे की लगातार वृद्धि के कारण जड़ व तने की परिधि में उपस्थित ऊतक का कॉर्क में बदल जाती है। इन कोशिकाओं की भित्ति सुबेरिन के जमाव के कारण मोटी हो जाती है। कॉर्क कोशिकाएं जल व गैस दोनों के प्रवाह को रोक देती है। कॉर्क का कार्य देखिए, कॉर्क झटकों व चोट से पौधों को बचाता है। पौधे में हवा के कारण झटके लगते हैं या चोट लग जाए तो उसको बचाने का काम कौन करता है? कॉर्क। यह बहुत हल्का, जल रोधक, संपीड़ित होता है। कॉर्क का उपयोग कुचालक व झटके सहने वाले पदार्थ के रूप में किया जाता है। स्टोमेना, स्टोमेटा, पत्तियों की एपिडर्मिस में बहुत से सूक्ष्मदर्शी छिद्र होते हैं, छोटे छोटे, जो कि वृक्क के आकार की गार्ड कोशिकाओं से घिरे रहता है। ये स्टोमेटा कहलाता है। स्टोमेटा का कार्य क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड व ऑक्सीजन का आदान प्रदान व जल का वाष्प रूप में यूज होना। अब देखिए सरल ऊतक के चित्र आपको बताए गए हैं। सरल ऊतक पेरेकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। ये है पेरेकाइमा, इसका चित्र आपको दिखाया गया है। ये है कोलेनकाइमा, इसका चित्र आपको दिखाया गया है। ये है स्क्लेरेकाइमा, इनका चित्र आपको दिखाया गया है। देखिए इसके अंदर कैसे एक ही प्रकार की कोशिकाएं हैं, इन कोशिकाओं के जुड़कर एक ऊतक बना हुआ है। यहाँ भी देखिए छोटे छोटे जैसे मधुमक्खी के जाले हैं ना, वैसे बने हुए हैं और इन सबको जुड़कर कोशिका निर्माण एक ऊतक बने हुए हैं। बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इनके मिलने से ऊतक बना है। ये भी बहुत सारी कोशिकाएं हैं, इनके मिलने से ऊतक बने हैं। ये पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेकाइमा। पेरेनकाइमा की विशेषताएं, इन्हें पैकिंग ऊतक कहते हैं। पैकिंग यानी समान व्यास वाली जीवित कोशिकाएं गोल, अंडाकार, बहुविभाज्य या लंबी कोशिका भित्ति झिल्ली व कोशिका द्रव्य सघन कोशिका के मध्य में रिक्तिका पाई जाती है। स्थिति क्या है? पौधे के सभी भागों में उपस्थित जड़, तना, पत्ती और फूल। पेरेनकाइमा ऊतक के कार्य क्या है? भोजन को संचित कर इकट्ठा करना, यांत्रिकता मजबूत
मजबूती प्रदान करना, भोजन को एकत्रित करना, पौधे के अपशिष्ट पदार्थ गोंद, रेंजिन, क्रिस्टल, टैनिन इकट्ठा करना। कोलेनकाइमा पेरेनकाइमा के समान जीवित कोशिकाएं कुछ क्लोरोफिल युक्त पतली कोशिका भित्ति झिल्ली, स्थूल लचीली सेलुलोज व पेक्टिन का कोनों में जमाव अंतःकोशिकीय स्थान अनुपस्थित बाह्य तत्वों के नीचे उपस्थित होता है। कोलेनकाइमा का कार्य क्या है? यांत्रिक शक्ति प्रदान करना व क्लोरोफिल के कारण शर्करा व स्टार्च का निर्माण करना। स्क्लेरेनकाइमा कोशिकाएं लंबी, सक्रिय व मोटी होती है। अंतःकोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। सामान्यतः दोनों सिरों पर पैनी जीवद्रव्य रहित व मृत इन कोशिकाओं में स्थित लिग्निन कोशिका भित्ति को मोटा कर देती है। अब दूसरा है जटिल स्थायी ऊतक। वे ऊतक जो दो या दो से अधिक प्रकार की कोशिकाओं को मिलकर बने होते हैं जटिल स्थायी ऊतक कहलाते हैं। जटिल स्थायी ऊतकों के प्रकार है जाइलम, फ्लोरेम। ये दोनों मिलकर संवहन ऊतक बनाते हैं। जाइलम और फ्लोएम जटिल ऊतक के दो प्रकार है। जाइलम और दो प्रकार की पाई जाती है, जाइलम और फ्लोएम। अब ये जाइलम का चित्र आपको दिखाया गया है, ये फ्लोएम का चित्र आपको बताया गया है। पौधे में प्रकाश संश्लेषण का काम और जल एवं खनिज पदार्थों का निर्माण। एक का क्या काम करता है? प्रकाश संश्लेषण का काम करता है जाइलम, और फ्लोएम क्या करता है? जल एवं खनिज पदार्थों का अवशोषण करता है। ये चित्र आपको दिखाया गया है इसमें जाइलम का और फ्लोएम का। जाइलम यह ऊतक पदार्थों में मृदा से जल व खनिज का संवहन करता है। यह चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनता है। वाहिनिका है, काष्ठीय कोशिका भित्ति, एकल कोशिकाएं लंबी नली के रूप में व मृत पाई जाती है। वाहिका एक दूसरे से जुड़ी लंबी कोशिकाएं जड़ से जल व खनिजों का पौधे के विभिन्न भागों में संवहन। जाइलम पेरेनकाइमा पार्श्विक संवहन में सहायक होता है। जीवक ऊतक भोजन को इकट्ठा करने में भी सहायक होता है। जाइलम फाइबर जिसको बोलते हैं स्क्लेरेनकाइमा पौधे को दृढ़ता प्रदान करता है और मृत होता है। फ्लोएम यह ऊतक पदार्थों में निर्मित भोज्य पदार्थों का संवहन करता है। चार प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। चालीन नलिकाएं, सहचरी कोशिकाएं, फ्लोएम और फ्लोएम रेशे। चालीन नलिकाएं लंबी व छिद्र भित्ति वाली नलिकाएं कोशिकाएं होती है। चालीन प्लेट के केंद्रकों द्वारा अन्य चालीनी नलिकाएं कोशिकाओं में संपर्क में होती है। सहचरी कोशिकाएं विशेष पेरेनकाइम कोशिकाएं होती है। लंबी, सक्रिय, सघन जीव द्रव्य बड़े केंद्रक वाली होती है। फ्लोएम जो होती है पेरेनकाइमा जिसको बोलते हैं सरल पेरेनकाइमा कोशिकाएं भोजन का संग्रहण धीमी गति से उनका सेवन करती है। फ्लोएम रेशे ये स्क्लेरेनकाइमा के रेशे दृढ़ता प्रदान करते हैं। मृत कोशिकाएं होती है। जाइलम और फ्लोएम में अंतर देखिए। जाइलम मृत कोशिका भित्ति मोटी होती है जाइलम की। लिग्निन कोशिका भित्ति को मोटी कर देती है। वाहिका पाई जाती है। कोशिका द्रव्य नहीं होता है। यह खनिज और जल का संवहन करता है। संवहन केवल एक दिशा में होता है। फ्लोएम जीवित कोशिका भित्ति सामान्यतः पतली होती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती है। चालनी नलिकाएं और सहचरी कोशिकाएं पाई जाती है। कोशिका द्रव्य होता है इसके अंदर। यह पादप में निर्मित भोजन का सेवन करता है। सेवन ऊपर से नीचे की ओर होता रहता है। ये चित्र देखिए, इस चित्र में बताया गया है फ्लोएम में ऊपर से नीचे की ओर देखिए टू वे ऑफ फ्लो है। इसमें चार छिद्र होते हैं। वाटर एंड फूड जो होता है यह ऊपर से नीचे तक आता जाता रहता है। एंड्स वॉल विथ परफॉर्मेंस देखिए, समझ में आया आपको फ्लोएम? अब जंतु ऊतक, इतने आपको हमने पादप ऊतक के बारे में बताया। अब आपको हम बताएंगे जंतु ऊतक के बारे में। एनिमल टिश्यू ये भी वो एक या एक से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बने हुए समूह होते हैं जिसको हम ऊतक कहते हैं। समान संरचना
कार्य एवं भ्रूणीय उत्पत्ति वाली कोशिकाओं का समूह जो एकत्रित होकर विशिष्ट कार्य को संचालित करता है जंतु ऊतक कहलाता है। जंतु ऊतक के प्रकार देखिए, जंतुओं में 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं: संरक्षी ऊतक, एपिथेलियल ऊतक और पेशीय ऊतक, तंत्रिका ऊतक, संयोजी ऊतक। ऊतक 4 प्रकार के होते हैं। इसमें आपके 8 प्रकार के दिखे हुए हैं: रुधिर, अस्थि ऊतक, उपकला ऊतक, कार्टिलेज ऊतक, वसा ऊतक, तंत्रिका ऊतक, पेशीय ऊतक और संयोजी ऊतक। आपको 8 प्रकार के ऊतक बताए गए हैं। रुधिर ऊतक जो कि रुधिर में पाया जाता है, अस्थि ऊतक जो हमारी अस्थियां या हड्डियों में पाया जाता है, उपकला ऊतक, कार्टिलेज ऊतक, वसा ऊतक, तंत्रिका ऊतक, केशीय ऊतक और संयोजी ऊतक। ऊतकों का जो चित्र आपको इसमें बताया गया है, फोटो इसमें बताया गया, आप देखिए। टाइप्स ऑफ टिश्यूज। एपिथेलियम ऊतक या संरक्षी ऊतक जो शरीर की गुहिकाओं के आवरण, त्वचा और मुंह की बाह्य परत में पाए जाते हैं। यह शरीर व शरीर की गुहिका का आवरण बनाते हैं। मुंह की बाह्य परत, पाचन तंत्र, फेफड़े, त्वचा की संरचना, अवशोषण करने वाले भाग, स्त्राव करने वाले भाग, वक्य नली व लार नली की ग्रंथि में पाए जाते हैं, वो होते हैं एपिथेलियम ऊतक या संरक्षी ऊतक। एपिथेलियम ऊतक ये 5 प्रकार के होते हैं: साधारण सल्की एपिथेलियम, घनाकार एपिथेलियम, स्तंभाकार एपिथेलियम और ग्रंथिल एपिथेलियम और लास्ट है पक्षभागी एपिथेलियम। सबसे पहले हम आपको बताएंगे साधारण सल्की एपिथेलियम। पतली एक कोशी की स्तर ये सामान्यतः रक्तवाहिका व फेफड़े की कुपिकाओं के बनाती है। पारगम्य झिल्ली द्वारा पदार्थों का सेवन करती है। घनाकार एपिथेलियम वृक्क की सतह, वृक्कीय नली व लार ग्रंथि की नली के अस्तर का निर्माण करती है। हमारे लार ग्रंथि की जो अस्थियां हैं, वृक्क की जो नलियां हैं, वृक्क की सतह है, उनका निर्माण घनाकार एपिथेलियम से होता है। स्तंभाकार एपिथेलियम ये कोशिका स्तंभाकार होती है, लंबी लंबी, ये आंतों की सतह पर पाई जाती है। ग्रंथिल एपिथेलियम यह एपिथेलियम कोशिका आंतों की सतह, त्वचा, ये जो तंत्र है ना, त्वचा में आदि में पाई जाती है। वह पाचक एंजाइम व रसों का स्त्रावण करती है। पक्षभागी एपिथेलियम कुछ अंगों की कोशिकाओं की सतह पर पक्षभाग आगे धागे जैसी रचना पाई जाती है, जैसे श्वास नली, गर्भ नली, गुर्दे की नलिका। ये ऊतक पदार्थों के चलने में सहायक होती है। अस्थि नाम सुना है? अस्थि यानी हड्डी। इसके अंतःकोशिकीय स्थान में सीए व फास्फोरस, कैल्शियम व फास्फोरस के लवण भरे होते हैं जो अस्थि को कठोरता प्रदान करते हैं। अस्थियां शरीर को निश्चित आकार प्रदान करती है। इसका मैट्रिक्स ठोस होता है। अस्थि भी एक प्रकार का ऊतक है। उपास्थि भी ऊतक है। इसमें अंतःकोशिकीय स्थान पर प्रोटीन व शर्करा होती है जिससे यह लचीला व मुलायम होता है। यह अस्थियों के जोड़ों को चिकना बनाता है। यह नाक, कान, कंठ, नाखून आदि में पाई जाती है। इसकी कोशिकाएं कॉन्ड्रोसाइट कहलाती है। एरिओलर या ऊतक, यह ऊतक त्वचा और मांसपेशियों के बीच, रक्त नलिकाओं के चारों ओर तथा नसों और अस्थि मज्जा में पाया जाता है। कार्य क्या है? अंगों के भीतर की खाली जगह को भरता है। अंगों के बीच में जो खाली जगह होता है ना, वो एरिओलर से भरा होता है। आंतरिक अंगों को सहारा प्रदान करता है और ऊतकों की मरम्मत में सहायता करता है। वसामय ऊतक, वसा का संग्रह करने वाला वसामय ऊतक त्वचा के नीचे आंतरिक अंगों के बीच पाया जाता है। अब देखिए, डॉक्टर आपको कहता है शरीर में वसा ज्यादा हो गया, फैट ज्यादा हो गया है, वो फैट या वसा जो होती है वसीय ऊतक में ही पाई जाती है। वसामय, वो वसीय ऊतक जो होता है हमारे शरीर में फैट के रूप में इकट्ठा हो जाता है। जब ये बढ़ जाते हैं तो आदमी मोटा हो जाता है, बहुत सारा मोटा, वही है ये वसीय ऊतक। इस ऊतक की कोशिकाएं वसा की गोलिकाओं से भरी होती है। पेशीय ऊतक, शरीर की मांसपेशियां पेशीय ऊतक की बनी होती है। धागे की तरह की रचना के कारण ये पेशीय तंतु कहलाते हैं। मांसपेशियों का संकुचन व फैलाव इन्हीं के द्वारा किया जाता है। मांसपेशियों में विशेष प्रकार का प्रोटीन एक्टिनियम एवं मायोसिन होता है जिन्हें संकुचित प्रोटीन कहते हैं। यह ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, एक तो रेखीय, दूसरा अरेखीय, दूसरा पेशी हृदय पेशी।
अब रेखीय पेशी देखिए, यह पेशी अस्थियों में जुड़ी होती है, वह शारीरिक गति में सहायता करती है, लंबी बेलनाकार तथा अशाखित होती है, पार्श्व में हल्की व गहरी धारियां होती है, बहुनाभिकीय होती है। हाथ व पैरों की पेशियां, समझ रहे हैं, ये हाथों पेशियों की जो होती है वह रेखीय पेशी होती है। अरेखीय पेशी क्या है, ये आमाशय, छोटी आंत, मूत्राशय, फेफड़ों की श्वसनी में पाई जाती है, लंबी और शंक्वाकार सिरों वाली, मांसपेशियों में पट्टिका नहीं होती है, एक केंद्रीय युक्त आहार नाल, हृदय, आंखों की पलक, फेफड़ों की पेशियों में पाई जाती है। कौन सी? अरेखित पेशी। अब हृदय पेशी हृदय में पाई जाती है, बेलनाकार व शाखिक, बिना शंक्वाकार सिरे वाली तथा हल्के जुड़ा वाली, एक केंद्रक युक्त। तंत्रिका उत्तक, तंत्रिका क्या होती है, हमारे शरीर पांव में कांटा चुभ जाए तो कांटा चुभने पर हम हाथों हाथ सूचना मिलती है हमारे दिमाग को कि कांटा चुभ गया, हमारा दिमाग कहता है कि पांव हटा ले, ठीक है ना। तो जो ये सूचनाओं का आदान प्रदान हमारे शरीर में होता है, किसी ने चिमटी काटी, हमारे दिमाग को पता चला, हम मुंह से चिल्लाए, ये भी एक प्रकार का सिग्नल होता है। तो इनका जो आदान प्रदान होता है ये तंत्रिका के कारण ही होता है। तो वो तंत्रिका में पाया जाने वाला उत्तक ही तंत्रिका उत्तक कहलाता है। मस्तिष्क, मेरुरज्जु एवं तंत्रिकाएं मिलकर तंत्रिका तंत्र बनाती है। तंत्रिका तंत्र की कोशिकाएं न्यूरॉन कहलाती है। तंत्रिका कोशिकाओं में केंद्रक व कोशिका द्रव्य होता है। ये देखिए एक तंत्रिका उत्तक का चित्र बनाया गया है, बीच में इसके सेंटर में केंद्रक होता है और इसके अंदर आसपास कोशिका काय होती है और आसपास सिराएं होती है, वो ध्रुमिका होती है और एक लंबी सी रेखा के रूप में तंत्रिकाक्ष होता है और लास्ट में होता है तंत्रिका का अंतिम सिरा। तंत्रिका उत्तक तंत्रिका कोशिका के भाग। तंत्रिका कोशिका के 3 भाग हैं। प्रवर्ध्या डेंटा धागे जैसी संरचना जो साइटोन से जुड़ी रहती है। साइटोन क्या होता है? कोशिका जैसी संरचना जिसमें केंद्रक व कोशिका द्रव्य पाया जाता है। यह समय को विद्युत आवेग में बदलती है। एक्सट्रॉन पतले धागे जैसी संरचना जो एक सिरे पर साइटोन व दूसरे सिरे पर संवेगी अंग से जुड़ी रहती है। ये तो था हमारा उत्तक का वीडियो, ठीक है ना। इसमें हमने आपको उत्तक के बारे में बताया। आशा करते हैं कि आपको उत्तक समझ में आया होगा। इसलिए आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करेंगे और पसंद आया तो लाइक का बटन दबाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।